हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। हम सुमित और हम लोग साथ में रिवीजन कर रहे हैं स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। तो बेसिकली हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था वो वेव्स चल रहा था। तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा। आज हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब साउंड वेव्स की स्टडी करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, पोलराइजेशन ऑफ वेव। भाई पोलराइजेशन ऑफ वेव कुछ नहीं होता। मान लीजिए कोई ट्रांसवर्स वेव है, वो स्ट्रिंग में वेव है, वो ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो आप बीच में ऐसे कार्डबोर्ड लीजिए, एक स्लिट बना दीजिए और रस्सी को उससे पास करिए। तो कई बार क्या होता है, वो वेव ऐसे ट्रैवल कर रही रहती है, उसका ट्रैवल करने का तरीका बदल जाता है, वो दूसरे प्लेन में ट्रैवल करने लगती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जैसे अगर 3D में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें इसको। अगर इनिशियली वेव, ठीक है, ये आपका 3D फिगर है, या इसको और थोड़ा डिटेल में देखना है तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये आपका ऐसा प्लेन होते हैं, ऐसा प्लेन है आपका। ठीक है, जैसे 2 डायमेंशनल में आप एक्सेस पढ़ते हो, उसी तरह 3 डायमेंशनल में अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो जो आपका प्लेन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये ऐसा ऐड रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसा प्लेन रहेगा। तो अगर कोई वेव यहाँ से आ रही है एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज एक्स, ये ऊपर वाली वर्टिकल डायरेक्शन वाई है, और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये दिस डायरेक्शन, दिस इज जेड। ठीक है, दिस इज जेड। तो अगर कोई वेव ऐसे आ रही है, मान लीजिए ग्रीन वेव में आ रही है, ये एक्स वाई प्लेन में आ रही है। ठीक है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में आ रही है ना। और बाद में यहाँ पर एक होल ऐसा कुछ बना हुआ है कि इसके कारण इस वेव की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, वो वाई जेड प्लेन, वो ऐसे आने लगी है। ठीक है, पहले आप देखो, पहले वो इस प्लेन में थी, पहले वो ये वाले प्लेन में थी, है ना, ऐसे आ रही थी। बाद में उसने अपनी वो चेंज करके वो ऐसे लेट गई है वेव, पहले खड़ी थी अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ, और बाद में वो ऐसे लेट गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ वेव। वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, एक्स वाई से उसने प्लेन चेंज कर लिया। एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने बता दिया है। खैर, नाउ लेट अस मूव ऑन टू साउंड वेव्स। भाई साउंड वेव क्या होता है, जिस तरह हमने अब मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा ऊपर से नीचे तक। जिस चीज़ें हमने, जैसा हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा था, उसकी इक्वेशन होती है, वो कैसे हुई थी वो सब हम देख चुके हैं। उसी तरह साउंड वेव की भी एक इक्वेशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी एक इक्वेशन होती है, और वो वेव इक्वेशन होती है पी इज इक्वल्स टू टी नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स वाई वी। ठीक है, जहाँ पर आपका ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी, टी हो गया टाइम, एक्स हो गया आपका डिस्टेंस, और वी हो गई वेलोसिटी। ठीक है, जो पी नॉट है, एम्पलीट्यूड है, उसकी वैल्यू होती है बी ओमेगा एस नॉट वाई वी, या फिर ओमेगा वाई वी को आप बोल दो के, जो होता है वेव नंबर। ठीक है, दैट इज़ वेव नंबर। आप बोलोगे वेव नंबर तो 2 पाई बाय लैम्डा होता था। तो अगर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा होता है तो आप लिखो 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा को आप लिख सकते हो वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। तो 2 पाई अपॉन वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय टी क्या होता है, ओमेगा। तो ये हो गया ओमेगा अपॉन वी। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, जो हमने पढ़ा था उसी को दूसरे फॉर्म में लिख दिया है बस। ठीक है, तो ओमेगा बाई वी को आप लिख दो वेव नंबर, तो वी के एस नॉट। बी होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देख चुके हैं। के होता है वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है ट्रांसवर्स वेव्स में देख चुके हैं। एस नॉट होता है डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये ओवरऑल प्रेशर है, एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हो गया। भाई साउंड वेव्स प्रेशर के थ्रू ही तो ट्रैवल करती हैं। ये सारी बात होगी, ये तो होगी वेव इक्वेशन की बात। इसको सॉल्व कैसे करोगे, जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हो। ठीक है, अब होती है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ये आपसे कई बार डायरेक्टली पूछ जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी मीडियम में साउंड वेव की स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ बी बाय रो, जहाँ पर रो होता है डेंसिटी, बी हो गया आपका बल्क मॉडुलस उस मीडियम का। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है उसकी इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे। भाई बल्क मॉडुलस इलास्टिक प्रॉपर्टी, हमने इलास्टिसिटी की बात पढ़ा था टॉपिक में, जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी थी या फ्लूइड्स पढ़ी थी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो आप देख रहे हो ये इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रही है इसकी वेलोसिटी। जिस तरह से वेव जब स्ट्रिंग में थी उस पर भी डिपेंड कर रही थी, एफ अपॉन म्यू। ठीक है, टेंशन अपॉन म्यू। तो ये होगी वेलोसिटी किसी भी मीडियम में। अगर सॉलिड में वेलोसिटी की, वेव की वेलोसिटी की बात करूँ, तो दैट इज़ गिवन बाय वाई बाय रो। वाई क्या है, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और रो क्या है, रो आपकी डेंसिटी है। गैस में बात करिए, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला याद करना है, ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। गैस में बात करूँ तो 2 फार्मूला है। एक फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर वाई रो, दूसरा है गामा पी वाई रो। दिस इज नॉट वाई, दिस इज पी। ठीक है, दूसरा फार्मूला है गामा पी वाई रो।
पी क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी, और सेकेंड फार्मूला में जो गामा है वो क्या है CP/CV, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो पहला फार्मूला वो न्यूटन ने दिया था, ये वैलिड है आइसोथर्मल कंडीशन के लिए, लेकिन असली में आइसोथर्मल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सेकेंड फार्मूला फिर लैपलास ने कुछ करेक्शन लगाया, लैपलास ने इस पहले फार्मूले को करेक्ट करा और बोला ये तो भाई गलत दिए हो न्यूटन आप। इसमें ये जब हम बोलते हैं हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, भाई आप बोल रहे हो मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, कुछ मिली सेकेंड्स में हमारी वॉइस, मेरी वॉइस यहाँ से आप तक पहुँच जाती है जब हम नॉर्मल बात करते हैं। तो इतने कम टाइम में किसी भी टाइप का हीट लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह बिहेव करता है, तो उसने बोला ये तो भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल तो होती नहीं है, ठीक है। तो उसने करेक्ट करा फॉर्मूले को और उसने बोला इसमें गामा का फैक्टर है वो भी आप इंक्लूड करो। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, न्यूटन ने एक दिया था फिर लैपलास ने सही करा, अब वो जिसके बेसिस से पूछा आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये बात तो हो गई भाई कि जो स्पीड की वेव की स्पीड क्या होती है। अब अगर प्रेशर चेंज हो जाए या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो क्या उसका कुछ वेलोसिटी ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। बेसिक गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो PV/T = N/R। भाई जब आप बोलते हो तो ऐसा थोड़ी नंबर ऑफ मोल्स जो एयर के हैं, एयर में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो चेंज होंगे, वो तो नहीं होंगे चेंज। तो PV/T और R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और N भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है PV/T कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमने स्टैब्लिश कर लिया है। अब देखिए PV/T कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू NR। N क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। मोलार मास भी कांस्टेंट है, ठीक है। इस अगर M को नीचे ले आऊँ मैं तो PV/T इंटू M, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये मास और ये वॉल्यूम आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P/T, तो वैसा का वैसा था, मास अपॉन वॉल्यूम था, तो नीचे आ जाएगी डेंसिटी। तो P/ρ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, P/ρ इज इक्वल्स टू CT। बस अब इसी क्वेश्चन पे ध्यान देते रहो आप, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलते जाता हूँ, आगे बोलते जाता हूँ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, और हम अगर प्रेशर वेरी कर रहे हैं, देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P/ρ कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P/ρ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो P/ρ कांस्टेंट है, तो उस केस में जो वेलोसिटी है, गैस के केस में, हम भाई एयर में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एयर गैस है, तो गैस में वेलोसिटी क्या होती है, √γ P/ρ, ठीक है। तो P/ρ कांस्टेंट है, गामा तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी वही रहेगी। आप बोलोगे ठीक है, वो बात तो मैंने आपकी मान ली, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नहीं रहेगी क्योंकि P/ρ इज इक्वल टू CT। लेकिन अगर मैं प्रेशर चेंज करूँगा तो क्या चेंज नहीं होगी, देखिए अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो डेंसिटी भी चेंज होगी। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपने उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाया, तो जो ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसके कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम हुई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आपने प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी कुछ उस तरीके से बढ़ जाएगी कि P/ρ का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। भाई P चेंज हो रहा है, रो भी चेंज हो रहा है, लेकिन P/ρ चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए आप। तो इसलिए अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मान लीजिए प्रेशर 10 था और वेलोसिटी आपकी जो डेंसिटी थी वो 2 थी, तो ये हो गया 5। अब आप बोल रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ 20, तो अगर आप प्रेशर 20 बढ़ाओगे तो जो आपकी डेंसिटी है वो 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है और डेंसिटी भी चेंज हो रही है, लेकिन P/ρ दोनों का रेशो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं पहले ही इस्टेब्लिश कर चुका हूँ P/ρ इज इक्वल टू CT। अब मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके, तो P/ρ का आप CT रख दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी √CT, ठीक है। तो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, दिस यू हैव टू रिमेंबर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए अब एक और इसमें टर्म लिखा है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी चेंज होगा तो क्या होगा, मैं बोलते जाता हूँ, आप सुनते जाइए और समझते जाइए। अगर ह्यूमिडिटी चेंज होगी तो इसका मतलब है जो हवा में है, हवा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। आपने देखा होगा किसी दिन बारिश होती है
ह्यूमिडिटी मतलब हिंदी में बोलते हैं उमस। अगर किसी दिन बारिश होती है और अगले दिन धूप निकल आती है तो चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गई है, उमस हो गई है, आपकी बॉडी चिपचिपाने लगती है, अजीब सा पसीना आता है। तो उसको वो क्यों होता है? क्योंकि जो हवा में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले पानी गिरा था, सूरज निकल गया तो पानी एवापोरेट हुआ, तो एवापोरेट हुआ तो क्या हुआ? हवा में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ गई। अब क्या होता है, जब हवा में वाटर वेपर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, WV मतलब वाटर वेपर, वो हवा की डेंसिटी से कम होती है, एयर की डेंसिटी से, नॉर्मल एयर उसकी डेंसिटी से कम होती है। तो क्या होता है, जब हवा में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है तो जो डेंसिटी होती है, ओवरऑल डेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। जो डेंसिटी ओवरऑल होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ वाटर वेपर आ गई है। तो जो नॉर्मल रो एयर थी उससे डेंसिटी कम हो गई है। तो जब वो डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, आपने देखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ क्या? √P/ρ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ρ। अब जब ये डेंसिटी कम हुई है तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो बढ़ जाएगी। तो अगर ह्यूमिडिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरह से बढ़ती है। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया है कि क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, और क्या इफेक्ट होता है आपकी ह्यूमिडिटी का। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, भाई जिस तरह से आपने वो पावर पढ़ी थी, पावर ट्रांसमिटेड इन वेव, उसी टाइप का कुछ फॉर्मूला स्ट्रिंग वेव में पढ़ी थी ना, पावर ½ ω² A² F/V, उसी तरह का कुछ फॉर्मूला होता है, इसमें भी याद कर लीजिए। देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन हियर, बस मैं आपको याद बता सकता हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ½ ω² S0² B/V, V होती है वेलोसिटी, B होता है बल्क मॉड्यूलस, S0 होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है। आप बोलोगे कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो ऐसे ऐसे आपने बताया था कि अलोंग द वेव प्रोपोगेट करते हैं। हाँ, ट्रांसवर्स वेव में जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऐसे करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है या ऑसिलेशन होता है वो ऐसे XY डायरेक्शन में होता है। तो ये एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है मूवमेंट, वो होता है S0। ठीक है, इसी में अब आप वैल्यूज़ चेंज कर दोगे, ओमेगा की कुछ वैल्यू रख दोगे 2π/T, या फिर जो आपने पहले पढ़ा था वो सारी वैल्यूज़ रख दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और सॉल्व कर दोगे, P0 की वैल्यू रख दोगे, हाँ तो ये आ जाएगा, और फाइनली सॉल्व करने पे ऐसा आ जाएगा। तो आप ये चारों फॉर्म्स याद कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ये वाला याद रखिए और फिर आपको ये वाला फॉर्म याद रहेगा। तो आपको जो चीज़ें गिवन है उनसे ये चीज़ें निकाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें ω = 2π/ω, P0 की क्या वैल्यू थी, B/S0, ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाले फॉर्म्स याद रख लीजिए दोनों। ओके, तो गाइस मूविंग ऑन, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। देखिए आपने इंटेंसिटी, फोर्स और भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली हैं। अब हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। मैंने क्या बोला था? सेम स्टडी बिफोर। ठीक है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इक्वेशन उसी टाइप की, P0 साइन और अंदर एंगल है, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे वेक्टर मेथड से। तो मैं डायरेक्टली आपको इक्वेशन बताता हूँ, इस बार मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, 2 या 3 बार पूरा हम बात कर चुके हैं। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो हो जाता है A1 + A2, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड हो जाता है A1 - A2। तो कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड के केस में जो डेल्टा होता है वो होता है 2n π के बराबर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डेल होता है वो होता है n+1/2 × π के बराबर। दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने बेसिकली साउंड वेव्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने देखा साउंड वेव्स होती क्या, हमने देखा साउंड वेव की इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा भाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, बीच में हमने स्पीड ऑफ साउंड वेव देखी, और स्पीड ऑफ साउंड वेव किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये भी देखी। ठीक है, सॉलिड में, मीडियम में, गैसियस में देखी, फिर प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, वो भी देखा। तो बेसिकली हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, या फिर बोला जाए तो स्पेसिफिकली साउंड वेव्स के बारे में जो हमारे कोर्स में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।